नमस्कार दोस्तों, आप सभी का विश्व भारती चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हमें कल से काफ़ी सारी फरमाइशें आ रही थी, विनंतियाँ आ रही थी हमारे दर्शकों। ये जो राजनीति चल रही है महाराष्ट्र की और दिल्ली की, इस विषय में थोड़ी सी डिटेल में जानकारी दी जाए। इस जानकारी के साथ आज हम आपके सामने उपस्थित हैं। आपको जो पूरी राजनीति चल रही है, इसको हम आज के इस वीडियो में, इस एपिसोड में पूरी जानकारी देंगे। आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहे, क्योंकि जो सस्पेंस जो महाराष्ट्र और दिल्ली के बीच में चल रहा है, की पूरी डिटेल्स के साथ आज हम आपके सामने आए हैं। तो आप इस वीडियो को तो अंत तक देखें, इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और उसके बाजू में जो बेल का बटन और स्विच दिया हुआ है उस पर क्लिक करके, तो ऑल का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करें ताकि आपको हमारे वीडियोस की सही सही जानकारी मिलती रहे। दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र के विधानसभा के विरोधी पक्ष नेता असेंबली के देवेंद्र फडणवीस ये शुक्रवार से यहाँ दिल्ली में ही बैठे हुए हैं और वो क्या वहाँ पर अपना गणित चला रहे हैं, क्या चक्कर चला रहे हैं, ये अब तक किसी को समझ में नहीं आया। महाराष्ट्र में हर मुद्दे पर वहाँ के जो विधान परिषद के भारतीय जनता पार्टी के अभी फिलहाल विरोधी पक्ष नेता है प्रवीण दरेकर, जो मंत्री से भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश करके आए थे, वो हर छोटी छोटी बात पर बाहर आकर कैमरा पर अपना बयान देते हैं और ये कांग्रेस और ये राष्ट्रवादी और शिवसेना का विरोध दर्शन वो करते हैं। और एक वहाँ पर एक और नेता है, कोई अतुल भातखड़कर, वो भी कुछ मोर्चा आंदोलन कुछ ना कुछ निकाल रहे हैं। बहरहाल जो दिल्ली और महाराष्ट्र के राजनीति का सवाल है, उस मुद्दे पर जो ये पूरा जो सिस्टम चल रहा है, वो ना ये मीडिया वाले बता पा रहे हैं और ना ही नेता कुछ डिस्क्लोज करते हैं, ना ही वो कुछ बताते हैं। तो ये सब क्या चल रहा है? शुक्रवार शाम को शरद पवार जब दिल्ली में आ चुके थे, उस समय उनकी मीटिंग हुई पीयूष गोयल से, जो केंद्र सरकार के मंत्री हैं, और उनकी एक और मीटिंग हुई, बैठक हुई, जो राजनाथ सिंह हैं, जो कि रक्षा मंत्री हैं भारत के। अब ये भी रक्षा मंत्री रह चुके हैं, तो इनकी मीटिंग रक्षा भवन में ही हुई, ऐसे कुछ सूत्रों के माध्यम से हमें जानकारी मिल रही है। और उसके बाद में कल यानी शनिवार को सुबह 10:30 बजे प्रधानमंत्री कार्यालय में शरद पवार प्रधानमंत्री से मिलने पहुंचे और उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री से हुई और उनकी वो बैठक लगभग 1 घंटे चली, जिसके बाद में काफ़ी सारे लोगों ने कयास लगाना चालू किया, अंदाज़ा लगाना चालू किया, क्या इसमें कुछ राजनीतिक बात हुई थी या क्या चर्चा हुई थी। तो ये जो एनसीपी के वहाँ महाराष्ट्र के मुंबई में जो बैठे हुए नेता हैं, इन लोगों की तरफ से बयान आया दोपहर में और शाम में कि कोई राजनीतिक कोई बात नहीं हुई, वो हुई वो सहकार क्षेत्र पर, क्योंकि अब सहकार के विषय में केंद्र सरकार ने एक नया मंत्रालय जो शुरू किया है उस विषय में। तो आपको इसकी पूरी पार्श्वभूमि यानी बैकग्राउंड पहले आपको समझा दे कि किस तरह से ये मीडिया और ये पॉलिटिकल पार्टीज आपको गुमराह करते हैं और आपको सही सही जानकारी नहीं पहुंचने देते। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें ताकि आपको समझ में आए किस तरह से भारत की जनता को अंधेरे में रख के काम किया जाता है और किस तरह से जनता को गुमराह किया जाता है, ये मीडिया द्वारा और कुछ राजनीतिक नेताओं द्वारा। देखिए, महाराष्ट्र में जो ईडी और सीबीआई के सब इन्वेस्टिगेशन चल रहे, हाईकोर्ट का आदेश हुआ था जिसमें कि वहाँ के वो अनिल देशमुख, वो गृह मंत्री, इनको 3 बार समन्स भेजे गए थे, क्योंकि इनके जो एक पीए और पीएस और ये सचिन वाजे, ये सब अंदर हैं। सचिन वाजे तो इनके खिलाफ बयान दे चुके हैं और उनके बयान के बिना पर ये उनके पीए और पीएस को बुलाया गया था और उन लोगों से भी समाधानकारक जवाब नहीं आने के बाद में वो अरेस्ट किया गया। और ये पूरी जो इन्वेस्टिगेशन है सीबीआई के आदेश पे शुरू हुई, ये सभी जानते हैं, हाईकोर्ट के आदेश पे शुरू हुई है, ये सभी जानते हैं। और हाईकोर्ट को जब इकोनॉमिक ऑफेंसेस यानी हवाला और ये मनी लॉन्ड्रिंग की इंफॉर्मेशन मिली, तो उसके लिए कार्रवाई करने के लिए उस विषय में
सबसे सही अथॉरिटी है एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी प्रवर्तन निदेशालय। तो उन्होंने वो जानकारी देकर के उन ऑफेंसेस की, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की, और उन्हें उस विषय में मैटर ट्रांसफर किया। ये सबके चलते ईडी ने जब 3 समन भेजे इस अनिल देशमुख को तो वो तो हाजिर नहीं हुए। लेकिन दूसरा मुद्दा आपको ये भी बता दें कि महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने, चंद्रकांत दादा पाटिल, उन्होंने एक पत्र लिखा था गृह मंत्री अमित शाह को। उस समय ये सभी विरोधी पार्टियां जो है बाकी की, जो महाराष्ट्र में सत्ता में है, ये चंद्रकांत दादा पाटिल पर हंस रही थी कि आप सहकार के विषय में आप गृह मंत्री को लिख रहे हो, उन्हें क्या अधिकार है, उन्हें क्या पता था कि अचानक ये कैबिनेट का विस्तार होगा और उसमें नया एक मंत्रालय बनाया जाएगा जो अमित शाह के पास रहेगा। तो अब अमित शाह ने वो पूरी जो सूची है और वो जो कंप्लेंट, तकरार अर्ज है, जो अर्जी आई है उनके पास, जो लेटर आया है, उसके ऊपर उन्होंने कार्रवाई के आदेश दे चुके हैं, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। बहरहाल ये सब के चलते जब जो उसमें ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, जो पहले की कंप्लेंट थी, उसमें लगभग ऐसा बताया जा रहा है कि 42 के लगभग ऐसे चक्कर यानी शुगर के फैक्ट्रीज थे जो कि ये कोऑपरेटिव लॉबी यानी ये पवार और पवार के समर्थक हैंडल कर रहे थे। तो उसमें जो भी घोटाले हुए और वहाँ के डिस्ट्रिक्ट बैंक के ऊपर उन्हीं के घर के लोग डायरेक्टर होते थे, और किस तरह से एक बिल्डर ने शेल कंपनी बनाकर एक कंपनी, ये शुगर फैक्ट्री एक्वायर की, चेरंडेश्वर शुगर मिल्स, और उसके ऊपर उसकी कीमत कम होते हुए उसके पता नहीं कितने गुना ज़्यादा उन्होंने लोन अप्लाई किया डिस्ट्रिक्ट बैंक को, पुणे की, और वो लोन सैंक्शन हुआ क्योंकि ये पवार फैमिली के लोग वहाँ पर डायरेक्टर थे। और ये लोन सैंक्शन होने के बाद में ये जो शुगर मिल है ये उन्हीं को भेज दी गई, किसे, उसी डायरेक्टर को डिस्ट्रिक्ट बैंक के। और हो सकता है कि ये लोन के पैसे जो हो ये इन्होंने आपस में शेयर किए हों, इसके बारे में तो खैर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। तो इसमें भी इस जो डिस्ट्रिक्ट बैंक है उन्हें भी नोटिस गया है सीबीआई और ईडी वगैरह का, ऐसी कुछ जानकारी मिल रही है। तो अब ये जो फंदा है ये आहिस्ते आहिस्ते, ये जो शरद पवार हैं, जो बहुत ही कद्दावर नेता माने जाते हैं राजनीति में महाराष्ट्र की, उनके घर वालों के गले तक क्या बहुत ज़्यादा नज़दीक पहुंच चुका है। कि एक और जानकारी आ रही है कि बारामती एग्रो, जिसमें कि उनके घर के ही लोग डायरेक्टर हैं, वहाँ पर भी इसी तरह का कुछ घपलेबाजी की गई है। और इसके बाद अब ये स्पष्ट रूप से एकदम क्लियर हो चुकी है बात कि अब कभी भी उनके खिलाफ कार्रवाई, यानी उनके घर के लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होने की संभावना है। ऐसे हालात में आप ये समझिए कि उसी डिस्ट्रिक्ट बैंक को जिसे कि नोटिस भेजा गया है, वो लोग तो ये जवाब देंगे कि फलाने डायरेक्टर के आदेश पे ये सब सैंक्शन हुआ, वो तो ठीक है, लेकिन ये जो अनिल देशमुख है, इनकी कुछ 4.25 या 4.5 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई, जिसमें कि ईडी एकदम सेटिस्फाइड है, यानी उनका समाधान हो चुका है कि इसमें ये इलीगल मनी के, इलीगल पैसे के प्रोसीड्स इन्वेस्ट किए गए हैं। तो ये हालात में उनकी जो मुंबई की और कहीं की प्रॉपर्टी है वो उन्होंने सील कर दी, अटैच कर दी है। तो ऐसे हालात में, जबकि परिस्थिति ऐसी है, गले में फंदा जल्दी आने वाला है, ऐसे हालात में शरद पवार खुद प्रधानमंत्री से मिलते हैं। और इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है कि ये जो एपीआई सचिन वाजे, जो कि अंदर बैठे हैं जेल में सीबीआई के केस में, एक्सटॉर्शन के केस में, 100 करोड़ के वसूली कांड में, उनका एक पत्र लिखा गया था, उन्होंने एक पत्र दिया था स्पेशल कोर्ट को, एनआईए के, जिसमें शरद पवार का नाम आया है। यानी इस तरीके से आया है, जो जानकारी मिल रही सूत्रों से, वो हिसाब से वो इस तरीके से कुछ आया है कि अनिल देशमुख ने कहा था कि हमारे जो नंबर 1 है, हमारे जो बॉस है, वो बहुत नाराज हैं और उन्हें हमें 2 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे कि आपकी नियुक्ति कैसे की गई, इतने साल आप सस्पेंड थे, उसके बाद डिसमिस थे, उसके बाद आपको वापस दिया जाता है। तो उस तरह से ये सब घपले के पैसे कितने शरद पवार के घर तक पहुंचे हैं कि भी इन्वेस्टिगेशन जरूर ईडी और सीबीआई करेंगे। ऐसे हालात में अगर ये प्रधानमंत्री से मिलते हैं, और जब 2 बड़े नेता मिलते हैं, और खास करके विषय देखिए मीडिया क्या छुपा रही है आपसे, ये सहकार के विषय में, यानी कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री के विषय में, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन के विषय में चर्चा की। मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन के विषय में अगर कोई भी चर्चा करनी होती तो उसके संबंधित जो मंत्री हैं, के पास गृह खाते का
जवाबदारी है अमित शाह उनसे मुलाकात होती है, न कि प्रधानमंत्री से। जब बड़े दिग्गज नेता दो मिलते हैं, वो दोनों राजनीतिक नेता हैं और वो राजनीति के सिवा और क्या डिस्कस करेंगे? तो क्या ये कोऑपरेटिव का विषय डिस्कस करेंगे या शुगर फैक्ट्री का करेंगे? और उनका क्या लेना देना है नरेंद्र मोदी जी का? तो आप एक बात बताइए कि आपको क्या लगता है इस विषय में? आप जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिए, लेकिन ये वीडियो यहाँ समाप्त नहीं हुआ, ये पूरी जानकारी नहीं हुई है, अब तक आपको काफी सारी जानकारी देना बाकी है। देखिए, जिस तरह से जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स बता रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस जो कि काफी उतावले हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने के लिए, तो वो जब फ्राइडे से यानी शुक्रवार 16 तारीख से वो नई दिल्ली में बैठे हुए हैं और वो कई सारे नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, जिसमें प्रधानमंत्री हुए, गृह मंत्री हुए और पार्टी के कई पदाधिकारी हुए, केंद्र के राष्ट्रीय पदाधिकारी। उनकी जो इच्छा है वो किस तरह से पूरा करना चाहते हैं ये तो पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन जो राजनीतिक विशेषज्ञ, पॉलिटिकल एनालिस्ट्स और पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स बता रहे हैं, ऐसी संभावना है कि ये जो भी महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी का गठबंधन हुआ, वो उसके लिए फर्स्ट स्टेप, पहली कोशिश शरद पवार ने की थी, वही इस महाविकास आघाड़ी सरकार के नायक हैं। तो अब जब उन्हीं को जो कहा जाता है कि राजनीतिक तरीके से ये जो एक्सपर्ट लोग बता रहे हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स, अब उन्हीं की गर्दन केंद्र सरकार के हाथ में आ चुकी है एक अलग ही तरीके से। ऐसे हालात में क्या वो इस सरकार को जो अब समर्थन दिया हुआ है, क्या वो विड्रॉ करेंगे? क्या वो महाविकास आघाड़ी के बाहर निकलेंगे और इस सरकार को गिरा देंगे? शायद इस चीज़ का डर शिवसेना को भी लगता होगा, उनके नेताओं को, क्योंकि ये जो बैठक कल हुई नरेंद्र मोदी जी के साथ, उसके बाद शरद पवार जब अपने घर आए तो वहाँ तुरंत शिवसेना के जो सांसद हैं और नेता है, वो तोड़ डाला वाले एडिटर संजय राउत जी, ये उनसे मिलने गए और फिर उसके बाद ये दोनों जो है वहाँ से साथ में निकले एक ही गाड़ी में और ये गए वाइस प्रेसिडेंट की मीटिंग के लिए, वाइस प्रेसिडेंट मीटिंग अटेंड करने के लिए। तो ऐसे हालात में ये जो संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि शरद पवार का एक इतिहास रहा है और कांग्रेस का भी इतिहास रहा है कि जिस भी सरकार को उन्होंने समर्थन दिया है, वो कभी भी ऐसी कोई भी सरकार नहीं है जिसने 5 साल कंप्लीट किए हों इन लोगों के समर्थन पर, यानी कांग्रेस या एनसीपी या शरद पवार वगैरह। तो ऐसे हालात में का जो अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर है, जो आज तक का इतिहास रहा है, उसमें शिवसेना के जो नेता हैं उनको ज़रूर किसी न किसी प्रकार की अनस्टेबिलिटी नज़र आ रही है और आज की तारीख में उन्हें शायद ये महसूस हुआ हो कि शरद पवार टोटली अनरिलायबल हैं। लेकिन अगर ये सपोर्ट विड्रॉ करते हैं तो क्या आपको लगता है कि काफ़ी सारे पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में महाराष्ट्र में न शिवसेना के साथ सरकार बनाना चाहती है, न एनसीपी के साथ, और कांग्रेस के साथ तो सवाल ही नहीं है। तो जब चुनाव नहीं करवाने हो तो क्या एनसीपी का बाहर से समर्थन लेके देवेंद्र फडणवीस वहाँ के मुख्यमंत्री बनने तैयार होंगे? क्या इसी तरह के प्रयास वो दिल्ली में बैठ के कर रहे हैं कि वो तो काफ़ी उतावले हैं वहाँ के मुख्यमंत्री बनने के लिए? ये तो आज पूरी दुनिया जान चुकी है। सत्ता की भूख जो उन्होंने कहा था, नहीं पुनः येणार, यानी मैं वापस आऊँगा, तो क्या ये उसी प्रयास में लगे हुए हैं? दूसरी बात, क्या आपको लगता है कि एनसीपी यानी राष्ट्रवादी का बाहर से सपोर्ट लेकर के ये देवेंद्र फडणवीस वहाँ मुख्यमंत्री बनेंगे? पहली बात। दूसरी बात तो इसके अंदर और है कि अगर वो बनते हैं, मान के चलिए थोड़े के लिए, कुछ क्षणों के लिए, तो क्या ये सरकार पूरा समय कंप्लीट कर पाएगी? यानी असेंबली के जब 5 साल कंप्लीट होते हैं, यानी आज से लगभग 3 या सवा 3 साल का समय, क्या ये सरकार कंप्लीट कर पाएगी? इस विषय में भी आप प्लीज़ अपनी राय के कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। लेकिन आपको एक बात बता दें कि हमें जो अपने सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि इस तरह से कि एनसीपी का बाहर से समर्थन लेकर के वहाँ सरकार बनाई जाए, लेकिन उससे भी भारतीय जनता पार्टी का महाराष्ट्र में इमेज काफ़ी डैमेज होने की संभावना नहीं है। ये पक्का है कि उनकी इमेज जो है वो काफ़ी डैमेज होगी। इस वजह से अमित शाह और नरेंद्र मोदी इस विषय पर तैयार नहीं है शिवसेना या एनसीपी का बाहर से समर्थन लेकर के भारतीय जनता पार्टी वहाँ सरकार बनाए।
लेकिन अब ये देखना बाकी है ये देवेंद्र फडणवीस ये किस तरह से उन्हें कन्विंस करते हैं या कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। और अगर ये कर पाते हैं तो आगे भारतीय जनता पार्टी को इस वजह से डैमेज और होता है कि नहीं, क्योंकि इसके पहले भी वो डैमेज कर चुके हैं। 2019 के चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी ने खुद वहां के विधानसभा के चुनाव लड़ने चाहिए थे अपने दम पर, उस समय उन्होंने शिवसेना से टाइप कर लिया, जबकि वो टाइप करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित शाह और नरेंद्र मोदी ये मना कर रहे थे। तो ऐसे हालात में फिर एक गलत निर्णय लेकर भारतीय जनता पार्टी के इमेज को और उनके जो मतदाता हैं जो कि इस सब चीजों के विरोध में हैं, क्या उनके अंदर भारतीय जनता पार्टी ये देवेंद्र फडणवीस का सुनकर अपना इमेज डैमेज करेगी, या फिर वहां पर राष्ट्रपति शासन लगेगा यानी प्रेसिडेंट्स रूल। आप सभी लोग इस विषय पर आपकी राय हमें जरूर बताएं, नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपनी कमेंट जरूर लिखें ताकि हमें भी जानकारी मिले कि आपकी राय क्या है, और वो हिसाब से और जानकारी हम दिल्ली से अपने सूत्रों से हासिल करके आपको और आगे की जानकारी अगले वीडियो में आपकी राय के साथ हम जरूर बताएं, और आपकी राय हम दिल्ली तक, दिल्ली के श्रेष्ठ नेताओं तक हम जरूर पहुंचाएंगे। ये आपसे हमारा वादा है। आप सभी से हम निवेदन करते हैं कि कृपया हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन सही समय पर मिलते रहें। आप सभी ने हमारा वीडियो पूरे अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस वीडियो को कृपया लाइक करें, आपके परिवारजनों से, मित्रों से और आपके कलीग्स से और आपके अड़ोस पड़ोस के लोगों से हमारे इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, और उन्हें भी कहें कि इस वीडियो को, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।